मतलब मुझे बस एक ही चीज़ पता थी कि मुझे इस सब से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है या हाँ। फिर हवा में बिल्कुल भी उड़ना नहीं है, मतलब बहुत सारे क्योंकि बच्चे हवा में उड़ जाते हैं फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हाँ। हैं कि अब तो हो गया, बट अभी नेक्स्ट जो हाँ। सबसे बड़ा स्टेज है वो तो बाकी है। मैंने खुद पे ही वो प्रेशर डाल के रखा था कि मुझे इतने टाइम में ये ख़त्म करना है और अगला स्लॉट फिर ये रहेगा। बट तो आपने एक लोकल कोचिंग ज्वाइन करी तो आपको नहीं लगा कि क्या पता ये लोकल कोचिंग में कम पढ़ाया जाए, हाँ। मतलब ऐसे थॉट्स आते थे आपके अंदर और उसके बाद आपकी इतनी अच्छी रैंक आई है? हाँ, पता नहीं, मतलब जो भी होता है मतलब कुछ मार्क्स और रीज़न अच्छे के आ लिए, सकते थे क्या? पता नहीं मेरे से गलतियाँ हुई पेपर में या फिर जो भी हुआ वो शायद ज़्यादा भी होती शायद कम भी होती, हाँ, मुझे हाँ। कोई आइडिया नहीं है, तो मैं बस बोलती हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये जो भी हुआ ये फेज़ में भी मुझे मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए हुआ होगा या जो भी, तो आई जस्ट एक्सेप्ट इट। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे साथ आईआईटी बॉम्बे की सीएससी ब्रांच की एक गर्ल है जिन्होंने बहुत बड़ी कोचिंग से तैयारी नहीं की, एक छोटी लोकल कोचिंग से तैयारी करी और वो आज आईआईटी बॉम्बे की सीएससी ब्रांच में है। तो कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Hi, I am Nupur Deshmukh. I secured AIR 241 in JEE Advanced 2025 and I am from Spectrum. I am from Nasik in Maharashtra. ओके, तो नुपुर ये बताओ, आपको मतलब जब आपने तैयारी शुरू करी थी तो सबसे पहले बच्चों को होता है कि हम बड़ी कोचिंग में जाएंगे तो ही हमारा जेईई एडवांस हो पाएगा, तो इस मिथ को आपने कैसे मतलब ओवरटेक किया? एक्चुअली कोविड टाइम में मैंने कुछ क्लासेस लगाए थे ऑनलाइन एंड वो जो हमारे टीचर्स थे उन्होंने स्पेक्ट्रम ज्वाइन किया एंड वी लव दोज टीचर्स सो मच कि फिर हमने भी वही कोचिंग ज्वाइन कर लिया। ओके, तो गाइस अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब स्क्रैच से उनकी पूरी जेईई एडवांस तक की प्रिपरेशन। तो नुपुर, व्हेन डिड यू डिसाइडेड यू शुड प्रिपेयर फॉर जेईई? 6th to 7th का ट्रांजिशन था जब मेरे एक मैथ्स के टीचर थे, ही वॉज एन IITian, ही इज़ एन IITian। तो उनसे सीखते वक्त आई वॉज प्रिटी फैसिनेटेड बाय मैथ्स टिल देन। मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था और प्लस बायो इतना खास मुझे पसंद भी नहीं आता था, तो फिर एंड प्लस सर को देख के मुझे बहुत ज़्यादा लगा कि मुझे IITian बनना है एंड इट फेल्ट कि दैट इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर तो आपने वहीं पे डिसाइड कर लिया कि अब आपको जेईई के लिए, मतलब ये कौन सा क्लास था? 7th 6th। तो गाइस आप देख सकते हैं उन्होंने 7th क्लास में डिसाइड कर लिया था। दैट्स व्हाई शी इज एट आईआईटी बॉम्बे सीएससी डिपार्टमेंट। तो नुपुर, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू सॉ योर जेईई एडवांस रैंक? वेल आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी वो देख के। सबसे पहले रैंक देख के सब लोग खुश हो गए थे। सुबह 6 बजे रिजल्ट आया था, तो मतलब मैं उठी भी नहीं थी, मेरे मम्मी पापा ने मुझे उठा के बोला था कि रिजल्ट आ गया है। फिर मैं हाफ स्लीपी मोड में मैंने रिजल्ट देखा, पर तो वो फैमिली ने क्या सब लोग साथ हाँ, में बैठ के देखा? हाँ, तो वो मोमेंट कैसा था? वो इट वाज एक्सट्रीमली गुड। मतलब सब लोग देख के बहुत खुश हो गए थे और फिर उसके बाद फिर कॉल्स आना शुरू हो गए। उसके बाद तो ओके, कोचिंग वालों ने बुला लिया होगा। हाँ, उसके बाद फिर वो सेलिब्रेशन वगैरह हो गया। ओके, तो मतलब एक होता है कि बहुत सारे बताया जाता है कि बॉयज़ ही जेईई एडवांस के रैंक्स में आते हैं, गर्ल्स बहुत कम आती हैं। तो आप उसमें कैसे देखते हो अपने आप को कि आपने गर्ल्स होके इतना अच्छा रैंक लाया? हाँ, मतलब मुझे लगता है कि इतना भी कुछ डिफरेंस नहीं है गर्ल्स और बॉयज़ में। पहले तो इट इज़ लाइक कि मतलब हाँ, ये तो फैक्ट है कि लड़कियाँ कम होती है रैंक्स में, क्योंकि लड़कियाँ कम ही अटेम्प्ट करती है जेईई। तो डिफरेंस तो कुछ है नहीं, जो भी है वो ब्रेन पावर का खेल है, उसमें जेंडर तो देखा नहीं जाता। तो फिर जो भी है वो मतलब प्रैक्टिस करो, कंसिस्टेंट हो, डिसिप्लिन रहो, फिर लड़का हो या लड़की हो टॉप रैंक तो करिए। तो मतलब ये जनरली मिथ है, लोगों का रॉन्ग एजम्पशंस है, तो आप उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे इसमें? तो मैं बोलना चाहूँगी कि मतलब कितनी सारी लड़कियाँ हैं जो आपका ये मिथ को रॉन्ग प्रूव कर रही है, तो इस पे मैं और क्या ही बोलूँ, गलत ही है वो चीज़। एग्जैक्टली। तो गाइज अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। गाइज देखो, मैं तो चला लैब, लेकिन मैं आपको इससे पहले एक चीज़ बता दूं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है मेरे टेलीग्राम चैनल का, जहाँ पे मैं फ्री में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आईआईटी जेईई के डिटेल नोट, जो कि आईआईटी बॉम्बे के रैंकर्स के नोट हैं, वो मैं शेयर करता हूँ। तो जल्द जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अभी जब आपने 6-7 क्लास में थे, तो आप ये बताइए कि आप बचपन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट थे या एवरेज स्टूडेंट रहा करते थे? मैं बचपन से, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं, पर मैं बचपन से मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो एक्सपोजर दिया था ओलंपियाड्स का। तो मैं ओलंपियाड्स फर्स्ट स्टैंडर्ड से देते आ रही हूँ। सारे जो नॉर्मल SOF वगैरह के होते थे वो तो सारे ही मैंने दिए थे। तो उससे पहले तो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ग्रो होता है, और दूसरा कि हम जो स्कूल में सिखाया जाता है उस करिकुलम से 1 या 2 स्टैंडर्ड्स आगे का ही पढ़ते होते हैं। तो मैं 4th स्टैंडर्ड से क्लासेस जाती हूँ जिसमें फाउंडेशन सिखाया जा रहा है, तो
आई वॉज ऑलवेज अहेड ऑफ स्कूल, तो स्कूल में तो मैं आराम से कर लेती थी टॉप, तो वो तो कुछ नहीं था। तो आप फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट थे बचपन से? हाँ मतलब हाँ, मैं ऐसा बहुत सारे चीज़ें साथ में जगल करके मैनेज करती थी। तो अभी किसी के पेरेंट्स या कोई जो स्टूडेंट या 6th-7th क्लास या 8th क्लास में वो देख रहा है, तो आपने बेसिकली कौन कौन से ओलंपियाड्स के लिए स्टार्टिंग से प्रिपेयर किया था? मतलब मैंने उस एज में एक मेजर एग्ज़ाम NSCJS होती है जो 8th 9th या 10th मतलब अकॉर्डिंग टू एज जो भी है उस अपना उसके हिसाब से दे सकते हैं। तो NSCJS के लिए तब प्रिपेयर किया था, उसमें बायो भी था, तो तब तक मैंने बायो किया था सीरियसली। ओके। तो दैट इज़ वन एग्ज़ाम। फिर मैथ्स में NMTC के सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, और थोड़ा सा अर्लियर स्टेज पे मैथ्स में प्रभुत्व, प्रज्ञा, प्रावीण्य, वो सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, वो उसके लिए किया था। और 6th और 9th में होमी बाबा एग्ज़ाम होती है, तो उसके लिए मैंने प्रिपेयर किया था। तो इन सब ओलंपियाड्स का रिजल्ट कैसा रहा फिर आपका? हाँ मतलब इट वाज ग्रेट, मतलब उसमें दिख रहा था कि मैं एकेडमिकली बहुत अच्छा कर रही हूँ, इसलिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे और कंटिन्यू किया, एनकरेज करना कि कंटिन्यू। मतलब पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट था। हाँ बहुत ज़्यादा। तो फिर आपका मतलब 6th-7th क्लास आ गया, फिर 10th क्लास आ गया। तो हाउ वाज योर परसेंटेज इन 10th क्लास? मैं 10th में डिस्ट्रिक्ट में सेकंड थी CBSE में, एंड मेरा 10th का परसेंटेज अराउंड 97% था। ओके, व्हिच बोर्ड? CBSE बोर्ड। ओके, तो आप सेकंड टॉपर थे डिस्ट्रिक्ट 10th में। एंड इट वाज कि 10th में मेरा प्रॉपर मतलब फुल फ्लैश JEE प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका था, तो मैं स्कूल का बहुत कम पढ़ती थी, तो मैंने 18 डेज पहले बोर्ड्स के स्टार्ट किया था पढ़ाई, और उसमें फिर जो भी हुआ था मैनेज कर लिया था। बट ऐसा होता है ना कि अगर आप ओलंपियाड्स और ये सब का तैयारी कर रहे हो तो स्कूल का भी कॉमन सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो वो हो ही जाता है। PCM तो आराम से हो गया था, बायो वाज मोस्टली हो गया था, इंग्लिश हो गया था, तो बचा था हिंदी और सोशल साइंस। हिंदी भी मोस्टली हो ही जाता है, पर सोशल साइंस ने थोड़ा स्ट्रगल दिया था मुझे, पर वो कर लिया था मैंने। ओके, तो फिर आप ये बताइए स्कूल के साथ ये मैनेज कैसे करते थे JEE की प्रिपरेशन? स्कूल तो सुबह में होती थी और शाम में अल्टरनेट डेज हमारे कोचिंग के क्लासेस होते थे। तो मतलब शाम में क्लासेस ऐसा 4 to 8 होते थे, तो वो दिन तो पूरा चले ही जाता था। तो मैं कभी कभी स्कूल बंक करके घर पे बैठ के पढ़ती थी। अच्छा। या फिर स्कूल में भी बहुत बार बहुत ज़्यादा टाइम पास ही होते रहता, तो उस टाइम में मैं असाइनमेंट्स या होमवर्क सॉल्व कर लेती थी क्लास का, और फिर जो डेज फ्री थे उसमें सेल्फ स्टडी कर लेती थी। ओके, तो फिर आपका 11th क्लास आया, फिर 12th, तो 12th में आप तक बोर्ड्स में कितना परसेंटेज था? 12th में मुझे 93.83% है HSC बोर्ड में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, और मैं मतलब वहाँ पे वापस डिस्ट्रिक्ट टॉपर। ओके, एक बच्चे का क्वेश्चन था कि महाराष्ट्र बोर्ड को कैसे मैनेज करें। हाँ, तो आप उसके लिए अगर कोई महाराष्ट्र का कोई स्टूडेंट देख रहा है तो उनको कोई टिप्स देना चाहें? हाँ, तो मेरे मेन सब्जेक्ट्स PCM थे, और उसके अलावा इंग्लिश था और IT था मेरे पास, और ज्योग्राफी था। तो PCM तो आराम से मैनेज हो गया था क्योंकि JEE एडवांस का प्रिपरेशन हो चुका था। उसके बाद इंग्लिश भी मेजरली मेरा हो गया था, पर फिर भी मतलब मैंने लेक्चर्स अटेंड करे हुए थे इंग्लिश के, तो मुझे आइडिया था कि क्या सिलेबस है, और फिर पेपर के 2 दिन पहले मैंने वो मैनेज कर लिया था। और IT और ज्योग्राफी, IT में कोडिंग जो भी था वो लैंग्वेजेस मुझे आती थी ऑलरेडी। मतलब उसमें जावा था हमें और HTML था, तो वो सब मुझे आता था। पहले से आता था? हाँ। ओह माय गॉड। और तो फिर मुझे बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था वो ज्योग्राफी में था, पर इस साल उसमें 8 दिन की छुट्टी थी, फिर उसमें आराम से मैनेज हो गया था। मतलब उसके साइड बाय साइड मैंने एडवांस का भी किया था पढ़ाई बोर्ड्स के लिए। तो आपका ये आप 12th का बोर्ड का बता रहे हैं ना, तो PCM भी था क्या आपके पास? या नहीं, PCM था। ओके, तो आपने JEE एडवांस के अलावा और कौन कौन से एग्ज़ाम दिए थे? मैंने बिट्स दिया था, CMI दिया था, आइसर का दिया था, 2 उसमें बायो होता है, पर दे दिया था बस देखने के लिए। ओके, तो हो गया होगा? हाँ भी। हाँ, सब में हो गया था। ओके, सो लाइक व्हाट वाज योर JEE मेंस परसेंटाइल? मेरी मेंस शिफ्ट 1 की परसेंटाइल वाज 99.977। ओके। और शिफ्ट 2 में 99.974 ऐसा कुछ था। शिफ्ट 1 की मेरी बेस्ट थी, तो फिर वो ली गई। ओके, तो JEE मेंस के परसेंटाइल आने के बाद आपको लग रहा था क्या कि आपको IIT बॉम्बे अब मिल जाएगा? मतलब ऐसा प्रिपरेशन लेवल? हाँ, मतलब मेंस और एडवांस तो कम्प्लीटली डिफरेंट पेपर्स है, और फिर भी मतलब प्रिपरेशन पे जितना कॉन्फिडेंस था उससे ज़्यादा ये चीज़ होती है कि उस डे पे आप कैसे परफॉर्म करते हो। तो फिर मतलब मैंने कभी मैं JEE मेंस में नासिक में टॉपर थी, तो फिर तब वो ऐसा बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज किया गया था, मेरे फोटोज ऐसा हर न्यूज़पेपर में आते थे, पर मतलब मुझे बस एक ही चीज़ पता थी कि मुझे इस सब से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, या फिर हवा में बिल्कुल भी उड़ना नहीं है। बहुत सारे बच्चे हवा में उड़ जाते हैं फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि अब तो हो गया, बट अभी नेक्स्ट जो सबसे बड़ा स्टेज है वो तो बाकी है। हाँ, मतलब आई हैड एन आइडिया कि मेंस में मुझे वैसे भी कुछ ज़्यादा नहीं होता, तो भी चल जाता, हो गया तो बहुत अच्छा हो गया। तो
मेन एम तो एडवांस है ये पता था, तो फिर मैंने मतलब मेंस के बाद आई वाज न्यूट्रल, ऐसा मैं खुश हुई थी कि अच्छा हुआ, अच्छा परसेंटाइल आया, सिली मिस्टेक ज़्यादा नहीं हुए, पर मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं थी। एडवांस बचा हुआ था तो उसका ही प्रिपरेशन शुरू हो गया था। ओके, तो फिर एडवांस के लिए मतलब कैसे प्रिपरेशन किया या कुछ क्या अलग किया आपने? मतलब जो मुझे लगता है, जो मेरे अराउंड वहाँ पे जो लोग थे उनसे मेरा एक जो चीज़ अलग था वो था कि मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाई करती थी। मेरा जो भी था होता था, वो पहले तो मेरे जो भी थॉट्स होते थे वो ऑन पेपर होते थे, तो मैं हमेशा लिख के रखती थी मुझे जो भी करना है। ओके। मेरे टाइम स्लॉट्स बहुत ज़्यादा मतलब बाउंड थे कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट होती थी मेरे टाइम के साथ। और मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट आता था अगर मैंने आधा घंटा भी यहाँ वहाँ वेस्ट कर दिया तो, या फिर वेस्ट हो गया गलती से भी तो फिर वो एक चीज़ है जो मैंने खुद के लिए बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली स्ट्रिक्ट रखी थी। मैंने खुद पे ही वो प्रेशर डाल के रखा था कि मुझे इतने टाइम में ये ख़त्म करना है और अगला स्लॉट फिर ये रहेगा। तो वो शायद मतलब वो मेरे अराउंड के लोगों में मुझे कम दिखता था, जो मुझ में ज़्यादा था, तो ये एक चीज़ अलग थी जो मैंने की थी। ओके, तो गाइस आप देख सकते हैं उन्होंने ये चीज़ को फॉलो किया, तो आप भी फॉलो कर सकते हैं। तो बट एक मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि व्हाई डिडंट यू जॉइन द बिग कोचिंग नेम्स, लाइक पीपल गोज फॉर दैट कोचिंग, बिग कोचिंग वेयर द टॉपर कम्स, बट आपने एक लोकल कोचिंग ज्वाइन करी, तो आपको नहीं लगा कि क्या पता ये लोकल कोचिंग में कम पढ़ाया जाए? मतलब ऐसे थॉट्स आते थे आपके अंदर और उसके बाद आपकी इतनी अच्छी रैंक आई है? हाँ, मतलब 2-3 चीज़ें थी। पहले तो 10th टू 11th के ट्रांजिशन में मेरे कुछ दोस्त नासिक से मुंबई शिफ्ट हुए थे। तो मतलब हमारा भी सोच चल रहा था कि हम शिफ्ट हो जाए मुंबई और फिर एक आध बड़ी कोचिंग में सो कॉल्ड ज्वाइन कर लेते। पर पहले तो वो फिजिबल भी नहीं था, और दूसरा फिर मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे बता दिया था कि वो जो होता है वो अपने अंदर होता है, वो कहीं पे भी रहो कर लोगे। तो जो मोटिवेशन होता है वो सेल्फ मोटिवेशन खुद से आता है। बाकी जो क्या कहते हैं नोट्स हो गए या टीचर्स के लेक्चर्स हो गए, वो मोस्टली जगह अच्छे पढ़ाया जाता है। और मेरे टीचर्स अच्छे थे, मुझे मेरे टीचर्स में पूरा कॉन्फिडेंस था। और मतलब दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने टीचर्स में पूरा फेथ रखो, 100% विश्वास रखो। मतलब आप किसी भी कोचिंग में हो, लेकिन अगर आप जिस भी कोचिंग में हो या कहीं से पढ़ रहे हो, अगर आपको वहीं पे ट्रस्ट ही नहीं है तो आपको पहले ही वहीं पे आप फेल हो गए हो। तो ट्रस्ट रखो 100%। मतलब वो जो भी असाइनमेंट दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं या फिर जो भी होमवर्क दे रहे हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं अगर तुम्हें करना तो फिर वो करो। मैं हमेशा मोस्टली टाइम के अहेड सबमिशंस कर देती थी, या फिर मेरा हमेशा सर बताने से पहले हो जाती थी वो चीज़ें। तो आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मेरा मैं सर बोल रहे वो पूरा ठीक से फॉलो कर रही हूँ। और वो मतलब वही था बेसिकली कि जो करना है वो कहीं पे भी रह के कर सकते हैं। तो फिर वो वही था, तो नासिक से इतना इशू नहीं हुआ। ओके, देन व्हाट वाज योर रैंक इन जेईई एडवांस 2025? My rank was AIR 241. AIR 241, guys देख सकते हो AIR 241. So what is the dark secret behind your success? द सीक्रेट तो है नहीं, वो सबको पता होता है, वो बस फॉलो कम लोग कर पाते हैं। तो बेसिकली वो है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और खुद में विश्वास रखना। क्योंकि थर्ड चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाती है जब हम एडवांस के पास आते हैं। क्योंकि तब ऐसा लगता है कि हमसे तो नहीं होगा, या फिर बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है टेस्ट का। एक आध भी टेस्ट में ऊपर नीचे मार्क्स हो गए तो फिर बहुत टफ हो जाता है। जैसे मेरे लास्ट पेपर हमारा 13th मई को हुआ था, और 18th मई को हमारा पेपर था एडवांस का। तो 13 मई के पेपर को थोड़ा इजी रखा गया था सबका कॉन्फिडेंस ऊपर लाने के लिए, और तब मैंने बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स कर दी थी। तो फिर मेरा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस तब क्रैश हो गया था कि अगर मैंने ये पेपर में करके आई 5 दिन में तो फिर कैसा होगा। पर फिर तब मैंने खुद को बहुत अच्छे से संभाला कि एक हफ्ता भी नहीं बचा है, तो जितना भी बचा है उसमें मुझे बहुत अच्छा करना है। तो वो एक चीज़ थी। So what was the biggest challenge you faced during your JEE preparation and how did you overcome it? ओके, ड्यूरिंग माई जेईई प्रिपरेशन एक दो चैलेंजेस वो होते हैं, वो जो जनरली सबको होते हैं। बैकलॉग थोड़ा बन गया था मेरा। बैकलॉग कैसे अपना कवर करते सबसे बड़ा? तो मुझे ये पता था चीज़ कि मुझे क्लास के साथ तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी अगर बैकलॉग स्टार्ट करती कंप्लीट करना तो फिर आगे क्लास वापस आगे चले जाते, तो फिर वो मतलब मैच ही नहीं होता कभी। तो मैंने उसके लिए बस एक ही चीज़ की कि हर रोज़ का मतलब मैं बहुत प्रैक्टिकली पढ़ती थी, जैसे मैंने बोला। तो इट वाज कि मैंने टाइम देखा कितना है और कितना काम है, तो फिर थोड़ा सा काम बढ़ गया था बैकलॉग की वजह से। तो फिर क्लियर था कि मुझे टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। तो फिर मैं रात में जाग के और सुबह
उठ के कवर कर लेती थी वो सारा, या फिर मतलब क्लास में वो बैठ के। अगर पिछले वीक का बैकलॉग है तो नेक्स्ट वीक तक कवर कर लेते थे। हाँ, मैं मोस्टली ट्राई करती थी कि ज़्यादा देर ना छोड़ो, क्योंकि मुझे उस चीज़ का नहीं तो प्रेशर बढ़ते जाता था, तो फिर उससे मेरा काम करने का एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम हो जाता था। तो जैसे बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं, भैया दीदी मेरा 11th पूरा वेस्ट हुआ, 12th में मैं फोकस्ड हूँ, तो वो कैसे मतलब बैकलॉग को cover तो करेंगे? 12th में अगर कर रहे हैं तो फिर मोस्टली 11th पे डिपेंडेंट चीज़ें बहुत सारी होती है जो 12th में होती है, तो बेसिक्स, अगर पहले बेसिक्स तो क्लियर करने पड़ेंगे 11th के, तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए, उसके बाद 12th कंप्लीट कर लो, और फिर रिवीजन फेज में 11th के जो एडवांस टॉपिक्स है वो कर लिए तो भी शायद हो जाना चाहिए, मतलब सारे सब। तो हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर गेटिंग सीएससी ब्रांच इन आईआईटी बॉम्बे? पहले तो यही चाहिए था, तो ये मिला तो बहुत बढ़िया लग रहा So है। was what it your dream like जब when you start preparing when you started preparing मतलब आपको यही चाहिए आईआईटी बॉम्बे, वो भी सीएससी ब्रांच, ऐसा कुछ था क्या? हाँ, यही था। इट वाज़ कि आईआईटी बॉम्बे सीएस चाहिए मुझे। एक एपिसोड याद आता है जो मेरे क्लास में बहुत बार होता था, कि मैं बोलती रहती थी कि मतलब हर एक चीज़ में कि ऐसे मार्क्स आए तो फिर बॉम्बे सीएस कैसे मिलेगा, ऐसा खुद को ही Okay. बोलती थी, क्योंकि फिर सर मुझे कंसोल करते थे कि ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब मेरे फ्रेंड्स मुझे कभी कभी पूछते थे कि तुम बॉम्बे सीएस करते रहती है, तो अगर नहीं मिला तो क्या करेगी। तो फिर मैं मतलब मुझे अभी याद आता है कि मैंने ऐसा बोला है तब कि मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं, मुझे बॉम्बे सीएस ही चाहिए। प्लान भी कोई नहीं था? नहीं, मतलब plan मैंने ही रखा लेके नहीं था, चला। ठीक है अगर कुछ हो जाता उल्टा सीधा तो फिर मैं ले लेती कुछ और, पर दिमाग में तो यही ही था। Okay. So how important do you think mindset and mental health are during such a competitive exam? दे आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, और ये मैं तो बहुत इजीली बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक बहुत ऐसा सीरियस एपिसोड हुआ था जेई एडवांस के वक्त, एंड इट वाज लिटरली ड्यूरिंग जेई एडवांस। So would you like to share? तो इट वाज लाइक कि मुझे 15th या 16th मई को वायरल फीवर स्टार्ट हो गया था, और एग्जाम कब था आपका? 18th को। 18th को, माय गॉड। हाँ, तो वो एस्केलेट हो गया था, तो फिर मतलब इट वाज कि हम एक बार भी सोचते नहीं है, सब लोग बोलते हैं कि हेल्थ का ख्याल रखो, तो वो तो वैसे भी रखा जाता है। मेरे पेरेंट्स डॉक्टर से, तो मतलब मुझे एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ होगा भी, और फिर वो ऐसा सरप्राइज जैसा है कि बॉडी एक होने लगा, फिर फीवर आ गया, और जस्ट एग्जाम से 2 दिन पहले। हाँ, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा पहले तो सरप्राइजिंग था कि हुआ कैसे ऐसा, हम तो सोचते भी नहीं है इसके बारे में। और फिर वो हो गया, उसके बाद एक पॉइंट, डॉक्टर की लड़की मतलब ऑब्वियसली डॉक्टर्स अपने बच्चों को तो बहुत केयर रखते हैं वो इन सब चीजों मैं में। एक्चुअली क्लास गई थी डाउट्स के लिए, तो तब वहाँ से कहीं पे तो एक्चुअली फिर उसके बाद मतलब सबसे इम्पोर्टेंट फेज ऑफ माइंडसेट मेरे लिए उसके बाद ही था, क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए उस मोमेंट पे था, क्योंकि अगर मैं तब ब्रेक डाउन हो जाती या फिर कुछ भी ऐसा सोच लेती कि मेरे से नहीं होगा क्योंकि फीवर है, तो मतलब फिर गया था सब कुछ, ये पता था। तो आई हैड एन आइडिया कि कुछ भी हो जाए मुझे वहाँ पे जाके एक ही चांस मिलने वाला है, एक ही दिन मिलने वाला है, वापस सेकंड चांस नहीं मिलने वाला खुद को प्रूव करने के लिए, तो जो भी है उसी दिन देख के आना है। तो फिर ये आइडिया थी, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली ट्रेन किया था, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रेन किया था मुझे कि कुछ भी हो जाए पैनिक नहीं करना। मतलब तो, बहुत सारे बच्चे पैनिक कर जाते हैं, और अगर फीवर आ गया तो अभी तो ये लग रहा है अब तो गया, ये साल गया, ऐसा हो जाता है। क्योंकि जेईई एडवांस का दिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आपने अपने आप को मतलब इतना मतलब में ओवरकम किया अपने जो पैनिक है, और पेरेंट्स ने पूरा आपको सपोर्ट किया, मतलब अंदर से आप यही था कि 100% आपको देना है, भला फीवर था कैसे भी था। तो फिर एग्ज़ाम वाले दिन फीवर कम हुआ? नहीं, मैं मतलब 2 पेपर के बीच में भी 3-4 टैबलेट खा के फिर अंदर गई। अच्छा, ऐसे था आपका। तो अगर ये फीवर ना हुआ होता तो क्या आपकी रैंक और बेटर हो सकता था? पता नहीं, मतलब जो भी होता है कुछ रीजन के लिए, पता नहीं, मेरे से गलतियां हुई पेपर में, या फिर जो भी हुआ वो शायद ज़्यादा भी होती शायद कम भी होती, मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मैं बस बोलती हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये जो भी हुआ, ये फेज में भी मुझे मेंटली स्ट्रांग करने के लिए हुआ होगा, या जो भी, तो आई जस्ट एक्सेप्टेड कि कोई बात नहीं। ओके, हाउ विल यू डिस्क्राइब योर जेईई जर्नी इन 1 लाइन एंड आईआईटी बॉम्बे इन 1 लाइन? जेईई ने बहुत कुछ सिखाया, पर सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सीखी है उससे वो है कि खुद को हैंडल कैसे करते हैं, खुद के थॉट्स को कैसे हैंडल करते हैं। ओके, एंड व्हाट अबाउट आईआईटी बॉम्बे? आईआईटी बॉम्बे इज वर्थ all the discipline, all the hard work, all the early mornings, all the late night studies. IIT Bombay is worth it, everything. Okay. Congratulations for IIT Bombay and CSE branch also. And all the best for your future. So guys, ये थी नुपुर देशमुख की कहानी। अगर आपको ये मोटिवेटिंग लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और गाइज मेरे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल भी है, तो सभी ज्वाइन कर लेना, और इसी तरह की और वीडियोस अगर आपको देखनी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।